Next point, it provides information about investments made in new plant and equipment. देखिए, आप व्यापार करते हैं, आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए नए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के अंतर्गत 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो सप्लाई जारी रखे हुए हैं। नंबर 1 फ्रूट्स वेजिटेबल्स, नंबर 2 मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स, नंबर 3 फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 4 कंज्यूमेबल्स, खाने पीने की वस्तुएं। सबसे पहले मैं खाने पीने की वस्तुओं के बारे में, आजकल सारे लोग घर पर हैं, तो नेचुरली हो सकता है खाने पीने की वस्तुओं का डिमांड ज्यादा बढ़ गया हो। इसीलिए चाहे वो हल्दीराम भुजिया वाला है, चाहे ब्रिटानिया बिस्किट्स वाले हैं, चाहे ब्रेड कंपनियां हों, इन्होंने अपना प्रोडक्शन को बढ़ाया। फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसिन के सप्लाई, मेडिसिन के यूजेस, सैनिटाइजर के यूजेस, ये सब बढ़े हैं। रिसर्च भी कर रहे हैं लोग कि कैसे हम कोविड-19 का वायरस को किल करने का बनाएंगे मेडिसिन एंड अदर थिंग्स। तो इन सब चीजों के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, कहां पर आप नए प्लांट और इक्विपमेंट को जमा करें। पांचवा है यूज ऑफ एक्सेस कैश। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और आपको एस्टिमेटेड कैश लग रहा है कि ज्यादा है, तो आप एक्सेस कैश को कैसे यूज करेंगे? आप शॉर्ट टर्म फंड में पार्क करेंगे पैसा, या किसी को उधार देंगे पैसा, या बैंक में जमा कराएंगे। जिससे आपको ये भी देखना है जो भी आपका एक्सेस कैश है वो कुछ आपको बेनिफिट दे। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ अभी। जो आपने पहला यूनिट पढ़ा हुआ है शेयर्स वाला, अगर किसी कंपनी के पास एक्सेस कैश है और वो बिजनेस में प्रॉफिटेबली एम्प्लॉय नहीं कर पा रही है, तो दे कैन गो फॉर बाईबैक ऑफ द शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है कहां पर सरप्लस कैश को इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन फ्यूचर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज। आप किस तरीके से कैश जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर में? और देखिए कि आप प्रेडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करेंगे, कैसे करेंगे? आप अपने एबिलिटी को देखकर, क्या आपकी क्षमताएं हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू पे कैश डिविडेंड। क्या आपके पास सफिशिएंट कैश है जिससे आप कैश डिविडेंड पे कर सकते हैं? आपने ये ध्यान दिया होगा, कंपनी के पास प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है लेकिन कैश कम है, उस समय कंपनी हो सकता है डिविडेंड ज्यादा ना दे पाए। तो ये कंपनी अपनी एबिलिटी को जज करेगी थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है आपका सेल 200 गुना बढ़ गया हो, आपका प्रॉफिट भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन आपको जो कैश है, डेटर्स के पास पैसा फंस गया, गवर्नमेंट के पास पैसा फंस गया, जीएसटी में पैसा फंस गया, गवर्नमेंट अभी किसी कारण से आपका पैसा वापस नहीं कर,
लॉकडाउन की वजह से डेटर्स का काम रुका हुआ है, वो आपको पैसे नहीं दे पा रहे। ऐसी परिस्थिति में आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया है वो जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ability to know the liquidity and solvency position. You must be interested to know what is the liquidity position, what is the solvency position. लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आपके पास लिक्विड कैश है। देखिए, हम अगर आपको रेशियोज का याद होगा, करंट एसेट्स होता था एक, दूसरा लिक्विड एसेट्स होता है। लिक्विड एसेट्स में आप लिखते थे कैश एंड बैंक बैलेंस, वो हो गई लिक्विडिटी, आपके पास सफिशिएंट कैश। सॉल्वेंसी, क्या आप सॉल्वेंट है? आपकी जो टोटल लाइबिलिटीज है टोटल एसेट से कम है, इसका मतलब आप सॉल्वेंट है। अगर आपकी टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट से ज्यादा है, अब इंसॉल्वेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, मैं एग्जांपल ऐसा देना चाहता हूँ जिसको आप समझ सकें। मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में मेरे एसेट्स बहुत है, 25 करोड़ के एसेट्स है और मेरी लाइबिलिटी 10 करोड़ की। इसका मतलब मैं सारे एसेट्स अगर बेच दूंगा, मैं लाइबिलिटी को पे कर पाऊंगा, तो मैं सॉल्वेंट। मान लीजिए मेरी एसेट्स है 25 करोड़ की और लाइबिलिटी है मेरी 30 करोड़ की। अगर सारे लाइबिलिटीज वाले सारे क्रेडिटर्स मेरे को पैसा क्लेम करेंगे, पैसा मांगेंगे, तो मुझे एसेट्स मजबूरन बेचने पड़ेंगे। क्या मैं उन एसेट्स को बेचकर अपनी लाइबिलिटी को पे कर पाऊंगा? नहीं। इसका मतलब मैं इंसॉल्वेंट। तो हमारे को इससे सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलेगा। एबिलिटी टू नो द मूवमेंट ऑफ कैश, मूवमेंट ऑफ कैश, कहां से कैश आया, कहां कैश जा रहा है, ये हमें जानने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये देखिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फ्यूचर प्लानिंग में हमें कैश फ्लो मदद करेगा। जैसे कि अभी दो ही चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास सरप्लस कैश है, कहाँ मैं उसको जमा कराऊंगा। मेरे पास कैश डेफिसिट है, मैं कहाँ से अरेंज करूंगा। ये प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी, एडवांस में करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं ऑर्डिनरीली 2 बार फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ। एक बार अप्रैल में करता हूँ, दैट विल बी अप्रैल टू सितंबर, और दूसरी बार अक्टूबर में करता हूँ, दिवाली के टाइम पे, दैट विल बी फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। मैनेजरियल एफिशिएंसी, निश्चित रूप से कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताएगा मैनेजमेंट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। मान लीजिए आपने या मैनेजमेंट ने सफिशिएंट इंतजाम नहीं किया, then they will be considered inefficient. Next is enhances the comparability from inter-firm comparison. इंटर-फर्म कंपैरिजन का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आप एक कंज्यूमर कंपनी है, एक कंज्यूमर कंपनी है HUL, दूसरी ब्रिटानिया, तो हम, और तीसरी है मैरिको, चौथी है डाबर, पांचवी है पतंजलि। अब इनमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में बता दिया। अब मैं लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, कमियां क्या है। ये स्लाइड पहला सेंटेंस शायद थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इट फोकसेस
only on cash flows. It does not consider significant non-cash transactions. देखिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ. कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश फ्लोज के बारे में बताता है. कैश फ्लोज का मतलब कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, उसके बारे में. It does not consider significant non-cash transactions which affect the business decisions. मैं एग्जांपल देना चाहूंगा. सिग्निफिकेंट का मतलब क्या? जो ट्रांजैक्शन बिजनेस को अफेक्ट करती है, इसका मतलब व्यापार के ऊपर असर डालती है. इसका उदाहरण दे रहा हूं. एक कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है 10 लाख रुपए का. इसके लिए वो कैश पेमेंट नहीं कर रही, 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर. अगर इसके लिए अगर आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री आप करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट वेंडर्स अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर सिंगल एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट वेंडर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल वेंडर्स. देखिए प्लांट एंड मशीनरी आया, हमारे एसेट्स बढ़े, ये हमारे इन्वेस्ट हुआ. दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, ये फाइनेंस किया. लेकिन इसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी कैसे खरीदा? नॉट बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ कैश बट बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स. दिस इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बट इट डज नॉट फाइंड प्लेस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीदना इन्वेस्टमेंट है, इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे. मशीनरी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हमारा फाइनेंस हुआ है, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे. ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस affecting the business. These transactions or such transactions will not be shown in cash flow statement. बट आप ये मत समझिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कहीं नहीं दिखाएंगे, इसको एज ए फुट नोट दिखाएंगे. फुट नोट कह लीजिए या नोट्स टू अकाउंट्स. आप 3 अकाउंट्स बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पोजीशन स्टेटमेंट दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट, या इसको कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. उसके बाद आप नीचे लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस नॉट अफेक्टिंग कैश. सेकंड लिमिटेशन, कैश फ्लोज कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट. अब देखिए कैश फ्लो का मैनिपुलेशन किया जा सकता है. मैनिपुलेशन का मतलब क्या? एडजस्टमेंट किया जा सकता है. कैसे एडजस्ट किया जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा. अब मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है. कैश फ्लो कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इसमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट कर सकती है. कई बार कैश नहीं होता, कहीं से उधार लेके दिखा देते हैं. थर्ड पॉइंट लिमिटेशन का फोकस इज ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉट ऑन वर्किंग कैपिटल, ओनली कैश. देखिए बिजनेस में हमारा वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. इसमें हम सिर्फ कैश को देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में. बाकी जो आइटम्स हैं जैसे डेटर्स हैं, स्टॉक है, उनको हम नहीं दिखाते. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है. इनकम स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से कहां से कैश आएगा, कहां कैश जाएगा मालूम पड़ेगा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
There may be more profit, less cash. There may be less profit, more cash. ये थोड़ा सा हमें समझना. Next, I'm going to explain cash and cash equivalent. This is very important. इसको आप ये कह सकते हैं, कैश में क्या क्या हम लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होगा. कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट. देखिए, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जो पैसा आप किसी भी समय निकाल सकते हैं. देखिए, एक टाइम डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट होता है. डिमांड डिपॉजिट, अगर आपका करंट अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है, उसमें जो पैसा होगा उसको डिमांड डिपॉजिट. इट इंक्लूड्स करेंसी नोट्स, कॉइन्स. इसके बारे में तो आप जानते ही हैं सर. जितना भी करेंसी नोट आपके पास है या जो कॉइन्स हैं वो आ जाएंगे. स्टैम्प्स ऑन हैंड. स्टैम्प्स, जो पोस्टेज स्टैम्प्स या अलग स्टैम्प्स, स्टैम्प पेपर्स, चेक्स ऑन हैंड. इसका मतलब जो चेक, अगर आप अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च, जैसे 31 मार्च 2020, उसका आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना. इसमें आपको ये देखना है जो चेक्स डेट डले हुए हैं 31 मार्च से पहले पेबल है, या तो 31 मार्च के डेट है या उससे पहले के डेट है, वो कैश के इक्विवेलेंट है. लेकिन पोस्ट डेटेड चेक्स आर नॉट इंक्लूडेड. मान लीजिए कोई चेक है 10 मई का, 15 जून का, उसकी पेमेंट आपको नहीं मिल सकती. आप उसको यूज नहीं कर सकते 10 मई से पहले या 15 जून से पहले. वो इसमें नहीं. इसका मतलब इसमें आप लेंगे कैसे में डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, कॉइन्स, स्टैम्प्स, स्टैम्प पेपर, चेक्स. What is cash equivalent? Cash equivalent are short-term, highly liquid investments. Highly liquid investment. जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लिक्विड इन्वेस्टमेंट है. लिक्विड का मतलब कम लिक्विड नहीं, जब चाहो. नॉर्मली हम 3 महीने का टाइम पीरियड, जो 3 महीने में कैश कर सकते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म मानते हैं. और 3 महीने से अधिक होगा वो लॉन्ग टर्म, वो इलिक्विड मानेंगे या लेस लिक्विड मानेंगे. They are readily convertible into cash. इसका मतलब ये हुआ कैश इक्विवेलेंट आर short term highly liquid investments that are readily convertible into cash. Known amount of cash. Known amount का मतलब कितना मिलेगा. मान लीजिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आपको मालूम है तुरंत ऐसा लेना है, आपको 9,900 रुपए. नो अमाउंट नियर टू देयर मैच्योरिटी. वो अपने मैच्योरिटी के नजदीक विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 months. जो 3 महीने के अंदर अंदर है, 3 महीने के बाद का होगा उसको नहीं.